नमस्कार दोस्तों, एसीएफ एनवायरनमेंट में आज अपन छठी यूनिट में पढ़ेंगे ओजोन डिप्लीशन यानी ओजोन का जो क्षरण होता है उसको अपन विस्तार से इसमें देखेंगे। और इस लेक्चर में अपन देखेंगे कि ओजोन गैस क्या होती है, ओजोन गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ओजोन गैस कौन सी लेयर में पाई जाती है तथा ओजोन गैस का विघटन किस प्रकार होता है। अंटार्कटिका महाद्वीप में सर्द मौसम में और गर्मियों में जो मानव द्वारा उत्सर्जित क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर अन्य जो रसायन हैं, जो गैसें हैं जिसके द्वारा ओजोन का विघटन होता है, तो उसको अपन देखेंगे। साथ में अपन देखेंगे कौन से प्रोटोकॉल जो हैं वो ओजोन डिप्लीशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल गैसेज हैं उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए या फिर उनके स्थान पर दूसरी गैसों को यूज करने के लिए प्रोटोकॉल लाएंगे, तो इनको अपन विस्तार से देखेंगे। साथ में अपन देखेंगे कि ओजोन जो है इसका प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, और अगर ओजोन लेयर का क्षरण हो जाए यानी जिसे अपन बोलते हैं ओजोन होल, तो उससे इस पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो टॉपिक अपना ओजोन क्षरण, ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन गैस जो है इसे O3 के नाम से जाना जाता है, यानी इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ओजोन गैस O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर ये बनी होती है। यह गैस जो होती है वो तीखी गंध वाली और अत्यंत विषैली गैस होती है। तीखी गंध व विषैली गैस, तीखी गंध वाली विषैली गैस यह होती है। यह एक प्राकृतिक गैस है जो प्रकृति में बनती है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु के मिलने से ओजोन अणु का निर्माण होता है। यह एक दुर्लभ गैस है, ओजोन, जो कि वायुमंडल में पाए जाने वाले जितने परमाणु हैं उसमें प्रति 10 लाख पर 3 ओजोन अणु पाए जाते हैं। वायुमंडल में प्रति 10 लाख गैस अणुओं पर, प्रति 10 लाख गैस अणुओं पर 3 ओजोन अणु पाए जाते हैं, यानी यह अत्यंत ही दुर्लभ गैस है। वायुमंडल में इसकी मात्रा 0.02% है। वायुमंडल में इसकी मात्रा है 0.02%। वायुमंडल ओजोन जो गैस है इसकी सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है 30 से 32 किलोमीटर ऊंचाई पर, यानी पृथ्वी के धरातल से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब अपन जाते हैं तो समताप मंडल आता है। इस समताप मंडल में एक लेयर होती है 30 से 32 किलोमीटर पर, जो कि ओजोन गैस की बनी होती है। यह ओजोन गैस जो है ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है, जिससे पराबैंगनी किरणें जो है वो पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाती। कार्य है इसका सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, जिन्हें यूवी रेज कहते हैं, को रोकना। यूवी रेज को रोकने का ये काम करती है। अब
यूवी रेज को रोकने का काम कैसे करती है ये अपन देखेंगे। दूसरा, ओजोन गैस जो है वो बहुत ही हल्की गैस है। यह एक हल्की गैस है, इसलिए पृथ्वी के धरातल से काफी ऊंचाई पर यह पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं ओजोन के विघटन की प्रक्रिया। ये तो है ओजोन का मुख्य इसमें बिंदु, जैसे ओजोन का सूत्र है O3, तीखी गंध और विषैली गंध है, दुर्लभ गैस है, वायुमंडल में 0.02% है और सर्वाधिक सांद्रता 30 से 32 किलोमीटर पर पाई जाती है। अब हम बात करते हैं ओजोन गैस का प्राकृतिक विघटन। प्राकृतिक रूप से इसका विघटन किस प्रकार होता है? विघटन तो इसका दो प्रकार से होता है, प्राकृतिक विघटन और दूसरा है मानव जनित रसायनों, मानव द्वारा उत्सर्जित रसायनों के कारण इसका विघटन। लेकिन अपन यहां देखेंगे प्राकृतिक विघटन। ओजोन का प्राकृतिक विघटन। ओजोन का प्राकृतिक विघटन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जो हैं वो करती हैं। और किस प्रकार करेंगे? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर दिन में मिलता है, इसलिए दिन में ओजोन जो गैस है उसका विघटन होता है और पृथ्वी जब रोटेट करती है तो 12 घंटे पश्चात उसी स्थान पर रात हो जाती है और रात के समय में वो जो विघटित अणु हैं वो वापस ओजोन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार ओजोन के विघटन की जो प्रक्रिया है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी इसका निर्माण और विघटन एक निरंतर प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो प्राकृतिक विघटन में सूर्य जो है इसके द्वारा यूवी रेज निकलती है। इस प्रकार से यूवी रेज सूर्य से आती है और समताप मंडल में 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस पाई जाती है O3 के रूप में। O3 के रूप में। अब ये जो प्रक्रिया है ये दिन के समय होगी और दिन के समय क्या होगा, ये जो ओजोन है ये ऑक्सीजन परमाणु और ऑक्सीजन अणु में टूटता है। इस प्रकार से इसका दिन के समय विघटन होता है। फिर जब इसी स्थान पर वापस जब रात होती है तो रात के समय में ये वापस O3 का निर्माण कर लेते हैं। यानी यहां पर जो यूवी रेज आती है वो इसको तोड़ने का काम करती है और ये यूवी रेज को जब ये तोड़ती है तो यूवी रेज पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाती। इस प्रकार ओजोन जो है वो यूवी रेज को पृथ्वी के धरातल तक आने से रोकता है और ये है आपके ओजोन के विघटन की प्राकृतिक प्रक्रिया। यानी ओजोन का विघटन व निर्माण एक निरंतर व सतत प्रक्रिया है। ये प्राकृतिक कारण से होती है, इसलिए रात के समय में वापस ओजोन का निर्माण हो जाता है, इसलिए ओजोन परत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे ओजोन का डिप्लीशन नहीं होता है। यह प्रक्रिया ओजोन को यूवी रेज को पृथ्वी के धरातल तक आने से रोकती है। दूसरा है ओजोन विघटन की मानव जनित प्रक्रिया। मानव के द्वारा जो रसायन निर्मित किए जाते हैं या फिर जो गैसें निकलती हैं वो गैसें वायुमंडल में पहुंचकर
ओजोन का विघटन करती हैं। मानव जनित प्रक्रिया या फिर विघटन, मैन मेड डिप्लीशन। मानव के द्वारा अनेक रसायनों के रूप में क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन जो है वो प्रयुक्त किया जाता है। मानव द्वारा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन का उपयोग अनेक रसायनों में किया जाता है और ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन जो है ये गैस के रूप में वायुमंडल में पहुंचती हैं और इन्हें बोलते हैं ओजोन विघटनकारी पदार्थ। ओजोन विघटनकारी पदार्थ, ओजोन विघटनकारी पदार्थ। ओजोन विघटनकारी पदार्थ कई प्रकार के हैं, जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड या फिर मिथाइल क्लोरोफॉर्म, CH3CCl3, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोक्लोरोमीथेन, इसके अलावा नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी ओजोन विघटनकारी पदार्थ हैं। लेकिन यहां तक ये जो पदार्थ हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोक्लोरोमीथेन, इनको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा इनको प्रतिबंधित या फिर नियंत्रित किया जाता है, द्वारा नियंत्रित। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा नियंत्रित है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड को छोड़कर बाकी ये जितने हैं वो सारे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब मानव जनित इसमें ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो विघटनकारी पदार्थ हैं, ये समताप मंडल में जाते हैं। समताप मंडल में जब ये पहुंचते हैं तो वहां पर यूवी रेज जो है, यूवी रेज वो इन विघटनकारी पदार्थों को तोड़ती है और इससे मुक्त मूलक बनते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं। और ये जो फ्री रेडिकल हैं ये एक तरह से तलवार की भांति कार्य करते हैं। इनमें अत्यधिक ऊर्जा होती है जिससे ये क्या करते हैं, ये मुक्त मूलक ओजोन को तोड़ने का काम करते हैं। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन के जो मुक्त मूलक हैं ये ओजोन को विघटित करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन की। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसे CFC या फिर इसे फ्रेओन भी कहते हैं। इसका अन्य नाम फ्रेओन है। CFC
कार्बन। अन्य नाम इसका फ्रेओन। अन्य नाम इसका क्या है? फ्रेओन। फ्रेओन ओजोन विघटनकारी पदार्थ है और इसका यूज होता है रेफ्रिजरेटर में, एसी में, और आपके जो पॉलिश वगैरह की जाती है, पॉलिश में जो पेंट वगैरह करते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। प्रणोदक में जो रॉकेट छोड़ी जाती हैं उसमें प्रणोदक के रूप में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। मशीनों की सफाई करने में, इसके अलावा इंसुलेटिंग पदार्थ बनाने में, इंसुलेटर जो काम में लिए जाते हैं उन पदार्थों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। प्रणोदक मतलब इग्निशन जब करते हैं अपन, उसमें रॉकेट में जो ईंधन डालते हैं तो प्रणोदक की प्रक्रिया में ये काम आता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यह है सबसे ज्यादा विघटनकारी, सर्वाधिक विघटनकारी पदार्थ है, जो कि ओजोन, इसका एक अणु 6 से 7 O3 अणु को तोड़ सकता है। सर्वाधिक विघटनकारी पदार्थ यह है। इसके अन्य नाम है, इसके जो अन्य रसायन है CFC11 और CFC12, CFC11 और CFC12, ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, और इसका नाम है डाइफ्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, इसका नाम है डाइफ्लोरोमीथेन, डाइफ्लोरोमीथेन। दूसरा है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोमीथेन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोमीथेन। HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोमीथेन। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोमीथेन जो है वो CFC के प्रतिस्थापन के रूप में काम में लिया जाता है और ये है फ्लोरीन आधारित एक द्वितीय पीढ़ी की गैस है। फ्लोरीन आधारित द्वितीय पीढ़ी की गैस है। इसको CFC के प्रतिस्थापक के रूप में काम में लेते हैं। यह एक ओजोन का क्षरण करने में ये कम योगदान देती है, लेकिन इससे वैश्विक तापन बढ़ता है। ओजोन का क्षरण इससे कम होता है, लेकिन वैश्विक तापन में इसका योगदान है। वैश्विक तापन में इसलिए क्लोरोफ्लोरोमीथेन जो है इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। इसके अन्य जो यौगिक हैं वो है CFC22 और
HCFC22 और HCFC123, ये इसके दो अन्य यौगिक हैं जिन्हें R22 या फिर R123 भी लिखा जाता है। R22 या फिर R123 भी लिखा जाता है। नेक्स्ट इसमें है आपके हेलोन अगला यौगिक हेलोन या हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोमीथेन। हेलोन या हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोमीथेन। हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोमीथेन ये जो है रसायन, ये ब्रोमीन धारण करता है, इसलिए ये ओजोन को विघटित करने का काम करता है, क्योंकि इसमें भी ब्रोमीन के मुक्त मूलक का निर्माण होता है। ब्रोमीन जो है वो क्लोरीन की तुलना में 100 गुना ज्यादा ऑक्सीजन को ओजोन को विघटित करता है, इसलिए हेलोन जो है वो एक अत्यधिक विघटनकारी पदार्थ है। यह ब्रोमीन की सहायता से O3 का विघटन करता है। इसका उपयोग किया जाता है आपके अग्निशामक में। अग्निशामक में इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरीन की तुलना में ब्रोमीन 100 गुना ज्यादा विघटनकारी है। 100 गुना ज्यादा विघटनकारी ये है। अब है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड यूवी रेज जो है उसकी उपस्थिति में यह है ओजोन का विघटन किस प्रकार करता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो ओजोन यूवी रेज में O2 व O में टूटता है। O2 व O में टूटता है। फिर ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके NO+O का निर्माण करता है। NO2+O का निर्माण ये करेगा। फिर इसके पश्चात ये NO2 जो है वो वापिस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और NO का निर्माण करेगा और O2 का निर्माण करता है। लेकिन इस प्रक्रिया में ये ओजोन को भी तोड़ने का काम करता है। इसमें NO का निर्माण तीसरे चरण में हुआ है, इसलिए NO जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है ये ओजोन को ज्यादा विघटित करने का काम करते हैं। ओजोन नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है इनका उपयोग औद्योगिक प्रक्रिया में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा उर्वरक जो अपन यूरिया DAP जो काम में लेते हैं उसमें इसका यूज होता है। इसके अलावा जो ड्राइंग एजेंट होते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें क्लोरीन मुक्त मूलक के रूप में निकलता है, इसलिए ये विघटनकारी पदार्थ है। विघटनकारी पदार्थ
कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है इसका उपयोग अग्निशामक में किया जाता है। अग्निशामक में इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग CFC के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है और यह एक विघटनकारी पदार्थ है। नेक्स्ट है आपके मिथाइल क्लोरोफॉर्म। मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल क्लोरोफॉर्म CH3CCl3 जो होता है ये भी एक ओजोन विघटनकारी पदार्थ है। इसका उपयोग किया जाता है विलायक के रूप में, विलायक के रूप में, और दूसरा इसका उपयोग किया जाता है गोंद के निर्माण में। गोंद का जो निर्माण करते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन इसको भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत प्रतिबंधित कर दिया क्योंकि यह भी एक ओजोन विघटनकारी गैस है। फिर है फ्लोरिनेटेड गैसें। फ्लोरिनेटेड गैसें, फ्लोरिनेटेड गैसें जो होती हैं ये भी ओजोन विघटनकारी गैस है और इनका वैश्विक तापमान में ज्यादा योगदान है। ओजोन विघटन हालांकि ये कम करती हैं लेकिन वैश्विक तापमान में योगदान, वैश्विक तापमान में इनका ज्यादा योगदान है। HFCS हाइड्रोफ्लोरो कार्बन, परफ्लोरोकार्बन, SF6, PFCS, SF6, ये सारे जितने भी हैं ये फ्लोरिनेटेड गैसें होती हैं। ओजोन जो गैस है वो वायुमंडल में दो स्तरों में पाई जाती है, शोभ मंडल में और दूसरा है संताप मंडल में। शोभ मंडल और संताप मंडल दोनों में ये है पाई जाती है, लेकिन शोभ मंडल और संताप मंडल दोनों में इसका कार्य भिन्न भिन्न हो जाता है। ओजोन वायुमंडल में दो स्तरों में पाई जाती है, शोभ मंडल और समताप मंडल। समताप मंडल में इसका कार्य विनाश को बचाना है, जबकि शोभ मंडल में यह एक प्रदूषक गैस की भांति कार्य करती है। समताप मंडल में ओजोन जो है वो 90% O3 यहां उपस्थित होती है समताप मंडल में। तो यानी कि 10% ओजोन जो है वो 10% O3 इस शोभ मंडल में पाई जाती है। 90% ओजोन कहां मिलती है? समताप मंडल में मिलती है। समताप मंडल में इसकी जो ऊंचाई है यह लगभग 15 किलोमीटर से 32 किलोमीटर के बीच में यहां पर पाई जाती है समताप मंडल में। समताप मंडल में इसका कार्य है सूर्य से आने वाली ओजोन किरणों को रोकना। कार्य सूर्य से आने वाली ओजोन क्या इसमें यूवी रेज को रोकना। सूर्य से आने वाली यूवी रेज को यह रोकने का कार्य करती है। यहां पर 95% यूवी रेज रुक जाती है, यानी 95% यूवी रेज को ये ओजोन परत अवशोषित कर लेती है। इसलिए इस ओजोन को 95% यूवी रेज को ओजोन अवशोषित कर लेती है, इसलिए ओजोन को पृथ्वी का छाता भी कहा जाता है। पृथ्वी का इसे छाता कहते हैं या फिर पृथ्वी का रक्षा कवच इसे कहा जाता है। यानी समताप मंडल में जो ओजोन उपस्थित है वो प्रकृति के लिए लाभदायक है।
दूसरी बात करते हैं सौरमंडल में। सौरमंडल में 10% ओजोन उपस्थित होती है, लेकिन यह ओजोन जो है यह वैश्विक तापमान बढ़ाने में वैश्विक तापमान बढ़ाती है। इसके अलावा यह गैस एक प्रदूषक गैस की भांति यहां पर कार्य करती है और श्वसन हेतु हानिकारक है, स्मोग का निर्माण करती है। इसलिए सौरमंडल में ये जब गैस पाई जाती है तो ये मनुष्य या फिर प्रकृति के लिए हानिकारक होती है। ओजोन का मापन करने के लिए डॉप्सन इकाई या फिर टोम्स, और तीसरा इसमें फिल्टर ओजोन मीटर का उपयोग किया जाता है। 3 तरह से ओजोन का मापन अपन कर सकते हैं। ओजोन का मापन, ओजोन का मापन, ओजोन का मापन करने के लिए 3 उपकरण, स्पेक्ट्रोमीटर, डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर काम में लेते हैं। दूसरा फिल्टर ओजोन मीटर, फिल्टर ओजोन मीटर। तीसरा टोम्स, टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर, TOMS, टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर। इन 3 का उपयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई को नापने हेतु। ज्यादातर डॉप्सन यूनिट में मापन करते हैं। एक डॉप्सन यूनिट का मतलब यह है कि शुद्ध ओजोन जो है इसकी मोटाई 0.01 mm अगर होती है तो उसे एक डॉप्सन यूनिट कहते हैं। शुद्ध ओजोन की मोटाई 0.01 mm, इतनी अगर मोटाई उपस्थित होती है तो उसे एक डॉप्सन यूनिट कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे अपन? एक डॉप्सन यूनिट कहते हैं। ओजोन परत जो समताप मंडल में उपस्थित है उसकी अगर औसत सांद्रता की बात करें तो यह 300 डॉप्सन के आसपास होती है। ओजोन परत की औसत सांद्रता 300 डॉप्सन होती है, लेकिन अगर इसकी सांद्रता 220 डॉप्सन यूनिट से कम हो जाए, 220 डॉप्सन यूनिट से कम होने पर इसे ओजोन छिद्र या ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। यानी 220 डॉप्सन यूनिट से अगर ओजोन की सांद्रता कम हो जाए तो उसे ओजोन छिद्र या ओजोन डिप्लीशन अपन कहेंगे। यानी आप ऐसे कहेंगे ओजोन छिद्र का मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई इस प्रकार का होल हो गया है। इसका मतलब ये है कि ओजोन की सांद्रता यहां पर कम हो गई है, इसी को ओजोन छिद्र कहा जाता है। अब बात करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप पर ओजोन का क्षरण। सर्वाधिक ओजोन का क्षरण जो होता है वो अंटार्कटिका महाद्वीप पर होता है। तो वहां पर ओजोन का क्षरण किस प्रकार होता है ये अपन देखेंगे।
अंटार्कटिका महाद्वीप में ओजोन का क्षरण। अंटार्कटिका महाद्वीप पर ओजोन का क्षरण। अंटार्कटिका महाद्वीप पर ओजोन क्षरण के 3 मुख्य कारण हैं। इसमें पहला तो है आपके ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल, जिन्हें अपन बोलते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल, ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, पीएससी। दूसरा है ध्रुवीय भंवर, इसे बोलते हैं पोलर वर्टेक्स। और तीसरा है सक्रिय क्लोरीन प्रभाव, एक्टिव क्लोरीन इफेक्ट। इन 3 के द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप पर ओजोन का क्षरण होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप में ओजोन का क्षरण किस प्रकार होता है। तो ओजोन का क्षरण होने के लिए पहले तो ये 3 कारक हैं: ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल, ध्रुवीय भंवर और सक्रिय क्लोरीन प्रभाव। अब बात करते हैं कि इसका विघटन किस प्रकार होता है। अंटार्कटिका महाद्वीप में ओजोन विघटन महाद्वीप में होता है। आपके 2 प्रक्रिया चलती है, शरद ऋतु में और दूसरा है बसंत ऋतु में। शरद ऋतु या फिर अपन विंटर बोल सकते हैं, जो कि शुरू होता है सितंबर से मार्च। फिर है बसंत ऋतु, जो कि जिसे स्प्रिंग बोलते हैं, जो शुरू होता है आपके मार्च से शुरू होता है, वो आगे फिर समर आ जाती है। तो शरद ऋतु में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन मनुष्य के द्वारा उत्सर्जित होता है, वो इस समताप मंडल में जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां जाएगा? समताप मंडल में। और इस शरद ऋतु में इस समताप मंडल का तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। -80 डिग्री सेंटीग्रेड जब होता है तो यहाँ पर ध्रुवीय समतापीय बादल बनते हैं और ध्रुवीय भंवर उत्पन्न होते हैं। ये ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल जो है, ये इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन को एक तरह से बेस प्रदान करते हैं, जहां पर जाके ये इससे चिपक जाते हैं। किनसे? इन ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल पर ये एक तरह से इनको एक सरफेस प्रदान हो जाती है, वहां पर जाके ये इकट्ठा हो जाते हैं। ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल। इन बादलों पे इस प्रकार से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो इस प्रकार से इकट्ठा हो जाती है, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन अणु में यहां पर स्थापित हो जाते हैं। क्लोरीन अणु के रूप में यहां पर ये स्थापित हो जाते हैं जब सर्दी की ऋतु आती है। जैसे ही मार्च का महीना आएगा तो ये जो क्लोरीन अणु हैं, ये सूर्य के प्रकाश में टूटेंगे, क्योंकि इस समय मार्च में सूर्य का प्रकाश यहां पर बढ़ेगा और गर्मी होने से क्लोरीन अणु जो हैं
यानी Cl2 जो है वो क्लोरीन मुक्त मूलक में परिवर्तित हो जाता है और यही मुक्त मूलक फिर ओजोन को तोड़ने का काम करते हैं। तो इस प्रकार अंटार्कटिका महाद्वीप में ओजोन विघटन होता है और ये जो मुक्त मूलक हैं जब ओजोन को तोड़ते हैं तो फिर इससे ओजोन परत जो है वो उसकी सांद्रता में कमी आती है और उसकी सांद्रता में जब कमी आएगी तो उसी को अपन बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन। उसी को क्या बोलेंगे? ओजोन डिप्लीशन। तो अपन ने ये देखा कि अंटार्कटिका महाद्वीप में ओजोन का विघटन होने के लिए शरद ऋतु और बसंत ऋतु दो प्रकार की ऋतु चाहिए। शरद ऋतु में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो संताप मंडलीय ध्रुवीय बादल जो बनते हैं वहां पर जाके ये इकट्ठा हो जाते हैं और यहाँ पर ये क्लोरीन अणु का निर्माण करते हैं। इस अवस्था में संताप मंडल का तापमान -80 डिग्री होता है। जैसे ही तापमान बढ़ेगा बसंत ऋतु में मार्च के महीने में तो ये क्लोरीन अणु जो है क्लोरीन परमाणु में या फिर क्लोरीन मुक्त मूलक में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर आगे ओजोन को तोड़ने का काम करते हैं। ओजोन परत का सर्वाधिक क्षरण ओजोन परत का सर्वाधिक क्षरण 60 से 65 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश पर होता है। पृथ्वी का जो संरचना है उसमें अगर अपन देखें तो यहां पर उत्तरी ध्रुव में यहां पर विकसित राष्ट्र आते हैं जबकि यहां पर अविकसित राष्ट्र आते हैं। विकसित राष्ट्रों के द्वारा औद्योगिक उत्पादन ज्यादा किया जाता है इसलिए ये ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ज्यादा करते हैं। फिर भी अंटार्कटिका महाद्वीप में ओजोन का विघटन ज्यादा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि अंटार्कटिका महाद्वीप जो जहां पर पहले जो स्थलीय भाग था वो इस स्थान से उठकर इस प्रकार उत्तरी भाग में प्रतिस्थापित हुआ है, इसलिए इस स्थान पर मीथेन गैसें जो हैं वो निकलती हैं। इसके कारण अंटार्कटिका महाद्वीप पर सर्वाधिक ओजोन का विघटन होता है। लेकिन मानव जनित प्रक्रियाओं के द्वारा भी ओजोन का विघटन जो विकसित देश हैं इनके द्वारा किया जाता है। यूवी रेज 3 प्रकार की होती है। यूवी रेज जो है यह 3 प्रकार की होती है, यूवीए, यूवीबी और यूवीसी। यूवी रेज के प्रकार 3 प्रकार की ये होती है, यूवीए, यूवीबी और यूवीसी। इसमें सबसे ज्यादा घातक सर्वाधिक हानिकारक यूवीसी होती है जिसका ओजोन द्वारा सर्वाधिक अवशोषण किया जाता है। इसलिए यूवीसी जो है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। अब बात करते हैं यूवीए। यूवीए जो है इसकी 95% तरंगे जो है यूवीए 95% यूवीए पृथ्वी के धरातल तक पहुंचती हैं। ये अपनी स्किन के डर्मिस व एपिडर्मिस को भेद सकती हैं। यूवीबी जो है ये स्किन की एपिडर्मिस को भेद सकती है। ओजोन के द्वारा यूवीबी का अवशोषण कर लिया जाता है और ये यूवीबी जो है वो कैंसर पैदा करती है। किसमें? स्किन कैंसर करती है। लेकिन यूवीए जो है ये इतनी ज्यादा हानिकारक नहीं है। सबसे ज्यादा हानिकारक कौन सी है? यूवीसी है। अब बात करते हैं ओजोन परत विघटन के प्रभाव।
ओजोन परत विघटन के प्रभाव। ओजोन परत विघटन के प्रभाव विघटन के प्रभाव। पहला तो इससे समुद्री पारितंत्र जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। समुद्री पारितंत्र प्रभावित, क्योंकि समुद्री पारितंत्र में पाए जाने वाले जो फाइटोप्लैंक्टन है, मछलियां जो हैं, उनके लार्वा वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, वनस्पति पर प्रभाव। वनस्पति, ऐसी वनस्पति जिनमें उर्वरक का ज्यादा उपयोग करते हैं वो सबसे पहले नष्ट होती हैं, क्योंकि वो इतनी ज्यादा सेंसिटिव नहीं होती। इसके अलावा वनस्पति जो है उसके कोमल भाग जो है वो इससे झुलस जाते हैं। तीसरा है जीन व उत्परिवर्तन, जीन व डीएनए उत्परिवर्तन। यूवी रेज के द्वारा डीएनए और जीन जो है उसकी संरचना में परिवर्तन कर दिया जाता है, क्योंकि जो क्षार होते हैं, बेसिक क्षार, उसका यूवी के द्वारा वो प्रतिस्थापित हो जाते हैं, इसलिए मनुष्य का डीएनए जो है वो परिवर्तित हो जाता है। इसके द्वारा मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव कैसे पड़ेगा? इससे मनुष्य में कैंसर रोग जो है वो ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा सनबर्न, त्वचा झुलस जाती है। इसके अलावा अन्य प्रभावों में बात करें तो इससे मनुष्य के जो इम्यून सिस्टम है वो भी इससे प्रभावित होता है। अब बात करते हैं ओजोन क्षरण नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। ओजोन क्षरण नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। ओजोन परत क्षरण नियंत्रण हेतु प्रयास। अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में सबसे पहले 1985 में निम्बस 7 उपग्रह द्वारा ओजोन क्षरण का पता चला। और जैसे ही पता चला तो मनुष्य ने सम्मेलन आयोजित करने शुरू किए। निम्बस 7 के द्वारा 1985 में जैसे ही ओजोन क्षरण का पता चला तो सबसे पहले 1985 में वियना कन्वेंशन आयोजित की गई और वियना कन्वेंशन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कम करने की बात कही गई, लेकिन यह एक गैर बाध्यकारी समझौता था, गैर बाध्यकारी समझौता। फिर इसके पश्चात मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को यह एक तरह से लागू हुआ और यह एक बाध्यकारी समझौता था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक बाध्यकारी समझौता था। इसमें वैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो अपने 10वीं यूनिट में पढ़ लिया है, फिर भी थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो इसमें ये बात कही गई, जो विकसित देश हैं वो 2000 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन बिल्कुल बंद कर देंगे और उपयोग भी बंद कर देंगे, जबकि विकासशील देश हैं वो 2010 तक, यानी विकसित देश की सीमा, विकसित देश 2000 तक और विकासशील देश 2010 तक CFC का उत्पादन और उपयोग जो है वो पूरी तरह बंद कर देंगे। साथ में ही इसमें यह कहा गया कि ऐसे विकासशील देश जहां पर CFC का उपयोग 0.03 किलोग्राम प्रति व्यक्ति होता है, उनके लिए है यह बाध्यकारी समझौता नहीं था।
अब इसके अलावा कुछ अन्य कन्वेंशन भी आयोजित किए गए, जिसमें 2018 में किगाली 2016 में किगाली, इसी प्रकार 2015 में आपके दुबई पाथवे भी अपनाया गया इसको रोकने के लिए। इसके अलावा अन्य सम्मेलन में 1990 में लंदन में सम्मेलन आयोजित किया गया, 1991 में नैरोबी में, 1992 में 1992 में कोपेनहेगन, 1993 में बैंकॉक, 1995 में, इसके अलावा 1997 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल में वापस एक सम्मेलन आयोजित किया गया, 1998 में ऑस्ट्रिया में, 2015 दुबई, 2016 किगाली, 2016 में किगाली में। तो ये कुछ सम्मेलन हैं जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पश्चात वापस आयोजित किए गए, जिसमें भी कुछ नई नई चीजें जोड़ेगी, लेकिन अपने को मेन जो पढ़नी है वो आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, वियना प्रोटोकॉल है और किगाली प्रोटोकॉल है। इन तीनों को अपने को ध्यान से पढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद।